देखो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसमें जैसे जो शुरुआत के दो चैप्टर अपन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी गई थी वो पढ़ी गई थी जब चार्ज रेस्ट में था, है ना। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब चार्ज मूव करता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तरफ मूव करता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या, चार्ज, ऐसा चार्ज कोई अपन पढ़ रहे हैं जिसमें चार्ज मूविंग है, चार्ज मूव करता हो। क्योंकि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो पहले मूविंग चार्ज होता कैसे है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, वो कैसे मूव करता है, उसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। और उसके बाद में मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स होते हैं, जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट, ये सारे मैग्नेटिज्म, ये सारे चैप्टर बाद में आते हैं। तो आज अपन एक चार्ज जब किसी में मूव करता है, चार्ज मूव किस में कर सकता है, कंडक्टर्स में करता है ना। जो मटेरियल्स होते हैं पहले तो उनको क्लासिफाई किया जाता है, तीन तरह के मटेरियल्स क्लासिफाई करते हैं। एक ऐसे मटेरियल जो चार्ज को बिल्कुल ही मूव नहीं करते, वो तो इंसुलेटर कहलाते हैं। जो चार्ज को इजीली मूव करते हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। जो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं और कुछ मूव नहीं करते हैं, मतलब मीडियम मीडियम रेंज में चार्ज का मूवमेंट जिन जैसे अ, पदार्थों में होता है, सब्सटेंसेस में होता है, उनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो पहले तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल्स का, है ना, टाइप्स ऑफ मटेरियल। करंट इलेक्ट्रिसिटी में टाइप्स ऑफ मटेरियल। देखो मटेरियल तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो चार्ज को बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते, विच डू नॉट फ्लो चार्ज, विच डू नॉट फ्लो चार्ज। जो चार्ज को बिल्कुल ही फ्लो नहीं करते, जैसे एग्जांपल के तौर पे लकड़ी हो गया, वुड हो गया, है ना, रबर हो गया, ये ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जो चार्ज का बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते, ऐसे क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स जो बहुत अच्छा फ्लो करते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स विच इजीली फ्लो चार्ज, विच इजीली फ्लो, तो चार्ज को बहुत आसानी से फ्लो करवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन आयरन हो गया, है ना, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये जितने भी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, जितने भी, वो सारे क्या होते हैं, चार्ज को इजीली फ्लो करवाते हैं, कंडक्टर्स। और तीसरी कैटेगरी आती है सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स होते हैं जिसमें चार्ज फ्लो तो करता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करता, कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती। कंडक्टिविटी एक क्वांटिटी होती है जिसके सहायता से हम किस तरह से चार्ज चार्ज ज़्यादा अगर फ्लो कर रहा है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है, चार्ज कम फ्लो कर रहा है तो कंडक्टिविटी कम है। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें चार्ज फ्लो करता है बट कंडक्टिविटी इज नॉट मच लार्ज, है ना, ज़्यादा लार्ज नहीं होती इसमें कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स में तो बहुत ज़्यादा होती है, सेमीकंडक्टर्स में चार्ज फ्लो बट conductivity is not much large, conductivity is not much large, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी इसमें नहीं पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल हो गए सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, ये सारे हम सेमीकंडक्टर जो चैप्टर होता है सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर, उसमें डिटेल में पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हमें पढ़नी होती है वो है करंट इटसेल्फ, जिसके बारे में हम नाइन्थ क्लास में जब छोटा सा जिक्र होता है वहाँ पे भी हम करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी करंट क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट। देखो जब भी कोई सब्सटेंस फ्लो करता है, कोई मटेरियल या सब्सटेंस या कुछ भी फ्लो करता है, तो उसकी फ्लो की जो रेट होती है उसको करंट से डिफाइन करते हैं। जो फ्लो की रेट होती है वो क्या होती है? करंट होती है। लेकिन अगर वो चार्ज है, चार्ज के फ्लो की रेट है, तो वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। करंट वर्ड जो है वो आप जैसे इस चैप्टर में तो पढ़ते ही इलेक्ट्रिक करंट में, फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर पानी बह रहा है ना, तो पानी के लिए भी हम करंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्लो की रेट है करंट, स्पेसिफिकली किस रेट से कुछ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे कौन फ्लो होता है? कंडक्टर्स के अंदर चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है ना, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हो जाता है फ्लो, rate of flow of electric charge in conductors. Rate of flow of electric current, electric charge from a conductor, from a conductor is called electric current. तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हो जाता है। तो करंट क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू, ऊपर तो हो जाएगा चार्ज और नीचे आ जाएगा टाइम। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट होता है। या फिर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी ऐसे लिख सकते हैं, जब आप चार्ज में टाइम का डिवाइड कर दो, है ना। चार्ज की रेट ऑफ फ्लो, टाइम के साथ जो रेट ऑफ फ्लो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट होती है ना। रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हालांकि ये वेल अंडरस्टूड बात है, ज्यादातर रेट्स टाइम के साथ ही देते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आई बराबर क्या है? चार्ज अपॉन टाइम, या फिर आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे सीधा क्यू अपॉन टी ही जैसे करते हैं। अगर आपको 11th क्लास में वेलोसिटी जब डिफाइन किया जाता है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया जाता है वेलोसिटी को। तो वहाँ पे दो तरह की वेलोसिटी डिफाइन की गई थी, एक तो एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे करंट भी दो तरह के होते हैं, एवरेज करंट भी होता है, एवरेज करंट जिसको आई एवरेज बोला जाता है, और एक इंस्टेंटेनियस करंट भी होता है। तो सबसे पहले आई एवरेज तो क्या होता है कि मान लो कोई बड़ा लार्ज टाइम ले रहे हो, उस लार्ज टाइम में बहुत ज़्यादा कोई करंट में चेंज आया है, इलेक्ट्रिक चार्ज में चेंज आया है। मान लो कोई डेल्टा टी लार्ज टाइम में, कोई डेल्टा क्यू लार्ज करंट फ्लो हुआ है, तो वो क्या दे देगा हमें? एवरेज करंट दे देगा। ठीक है, तो ये तो आता है एवरेज करंट की वैल्यू, लार्ज चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय लार्ज टाइम। कोई बड़े टाइम में, कोई बड़े चार्ज में जो चेंज आया है, उनका रेशो क्या हो गया? एवरेज करंट हो जाएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात? जैसे मान लो कोई कंडक्टर से 20 गुलाम चार्ज फ्लो हुआ है 10 सेकेंड में, तो उसका एवरेज करंट क्या हो जाएगा? 20/10 यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, यूनिट होती है गुलाम पर सेकंड होती वैसे तो, पर गुलाम पर सेकंड होके ये एम्पियर होती है। ठीक है, एम्पियर होती है। गुलाम फंडामेंटल यूनिट नहीं है, पर एम्पियर फंडामेंटल यूनिट होती है। जो 7 यूनिट सिस्टम होता है, जिसमें आता है ना, मास का किलोग्राम आता है, टाइम का सेकंड आता है, लेंथ का मीटर आता है ना, टेम्परेचर का केल्विन आता है। तो वहाँ पर जो चार्ज है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी का पार्ट नहीं है, पर एम्पियर जो होता है, चार्ज को मेजर करने का यूनिट क्या है? एम्पियर। और एम्पियर एक क्या है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चार्ज को नहीं लेके करंट को फंडामेंटल लेने के पीछे कारण ये रहा होगा, क्योंकि करंट सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली क्वांटिटी है जब भी आप सर्किट वगैरह इलेक्ट्रिक करंट के सॉल्व करते हो। तो इसलिए करंट को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की वजह से करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पियर जो है वो क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। ये 7 यूनिट सिस्टम जो है उसका पार्ट है। 7 यूनिट सिस्टम में कौन सा आता है?
मास का किलोग्राम आता है ना, टाइम का सेकंड आता है, लेंथ का मीटर आता है, टेम्परेचर का केल्विन आता है, करंट का एम्पियर आता है, और जो क्वांटिटी है उसके लिए मोल आता है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडल आता है। ये 7 यूनिट सिस्टम होते हैं, उसमें से एक फंडामेंटल यूनिट किसकी है? एम्पियर की है। तो एवरेज करंट क्या हो गया? टोटल करंट, टोटल चार्ज जो है उसमें टोटल टाइम का डिवाइड कर दें, ये हो जाता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज करंट। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हो जाएगा एवरेज करंट। और इसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट भी होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, इसको आई एन एस बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। तो जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है आई एन एस, इसकी वैल्यू होती है, जब भी इंस्टेंटेनियस की बात आती है तो उस इंस्टेंट पे करंट कितना है, उस इंस्टेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ छोटे से इनफाइनाइट स्मॉल डी टाइम में, मान लो बहुत ही छोटा इनफाइनाइट स्मॉल डी टाइम में कोई चार्ज जो है वो डी क्यू फ्लो हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाता है? डी क्यू अपॉन डी टी। चार्ज का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या देता है अपन को? इंस्टेंटेनियस करंट देता है। समझ में आई बात? जैसे एग्जांपल इसका ऐसा ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो चार्ज का टाइम के साथ एक्सप्रेशन दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 2t+1। पता लगाइए आई बराबर कितना व्हेन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे टाइम, जब 2 सेकेंड के उस समय करंट कितना होगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है, यानी कि हमें क्यू का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी। टी स्क्वायर का होता है 2t, 2t का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 0। डिफरेंशिएशन कर दिया। अब t बराबर कब? जब 2 सेकेंड है उस पर करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आई जब t बराबर 2 सेकेंड है उस पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 × 2 + 2, यानी कि 6 एम्पियर आ जाएगा। ये आंसर है। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? करंट की वैल्यू निकालते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? ये नोट कर सकते हो, ठीक है? नोट देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं हम कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी कंडक्टर में कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कुछ, मतलब इंटरनल मैकेनिज्म इसकी कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, सबसे पहली बात तो कंडक्टर्स होते कौन हैं? जिनमें चार्ज इजीली फ्लो करता है। चार्ज इजीली फ्लो करता है, उससे बड़ी बात यह है कंडक्टर्स के बारे में कि भाई कंडक्टर्स के पास काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, है ना? हैव मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन, हैव मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स के पास अवेलेबल होते हैं। अब कोई भी कंडक्टर के अंदर जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये मान लो कोई कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, ये कोई कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके अंदर जो फ्री बैठे हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे कंडक्टर में, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, करते नहीं करते? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, करेंगे ना? तो इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव होंगे, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की जगह, तो वो किधर मूव होता? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। पर पॉजिटिव चार्ज तो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होते हैं जो मूव कर सकते हैं। तो हम इनको अगर पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट जैसा कोई मूवमेंट माने, कोई नेगेटिव इधर जा रहा है,
पॉजिटिव इधर ज्यादा देगा, ऐसा कुछ इक्विवेलेंसी माने ऐसे केस में। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव हो रहे हैं, पर करंट जो है वो किधर मूव हो रहा है, इधर की तरफ मूव हो रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए क्या करते हैं हम, बाहर से कोई वायर वगैरह कनेक्ट करके कोई बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया इस पे, तो इस तरह से मान लो आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ई लग रहा है, वी है, ये मान लीजिए कोई इसकी लेंथ एल है इस कंडक्टर की। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहली बात कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम ही होती है, या फिर करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिटली मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है, करंट होता है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन में बोल रहा हूँ कि भाई करंट इधर मूव हो रहा है उधर मूव हो रहा है, परंतु करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बात ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे बात हो जाएगी समझने वाली कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन opposite direction to करंट। जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और ठीक है, आई बात समझ में। करंट एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट कर देना। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। हालांकि इसको अपन कभी कभी मूव बोल देते हैं कि भाई ये आगे मूव कर रहे हैं पीछे मूव कर रहा है ना। इसमें मतलब क्योंकि कोलिनियर डायरेक्शन में एक वायर का जो लेंथ है उसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, परंतु ये वेक्टर प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। वेक्टर प्रॉपर्टीज में जैसे वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एंगल लॉ, उनको फॉलो नहीं करता करंट, इसलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ गई बात। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट लॉ है, ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ देखो क्या होता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर पे वी वोल्टेज लगाया गया है ना, तो वी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के लिए। ओम ने क्या किया, ओम ने एक ग्राफ बनाया किसके और किसके बीच में, इधर तो लिया पोटेंशियल और इधर लिया करंट। तो उसने ये पाया कि ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती हुई ऐसा मिलता है। ठीक है, तो उसने इसके आधार पे ये बोला कि वी डेफिनेटली प्रोपोर्शनल है करंट के, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ए कंडक्टर is proportional to current in a conductor, करंट इन इट। जो कंडक्टर में करंट है उसके प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम ने एक अपना नियम दिया। अब फिजिक्स में हम जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे भी कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को नाम दिया गया I इंटू आर। उस कांस्टेंट का नाम क्या दिया, आर दिया। और आर क्या होता है यहाँ पे, जिसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। हियर आर इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। और इसकी यूनिट जो है, यूनिट देखो वोल्टेज अपॉन करंट हुआ। वोल्टेज का होता है वोल्ट, करंट का होता है एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। लेकिन उससे ज्यादा फेमस जो है वो होती है ओम। क्या होती है, ओम। ये ओम का सिंबल है इस तरह का, ये ज्यादा फेमस है। 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ये रेजिस्टेंस होता है कोई भी कंडक्टर का।
ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, ये प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब समझना, जैसे अपन किसी गली में से गुजरना चाहते हैं, गली मान लो तोलिया सर जी बैरू जी की गली बीकानेर की सबसे बिजी गली रहती है, तो वहां पे अगर अपन एंटर हुए तो वहां पे भीड़ ही भीड़ होती है। गली का साइज छोटा है तो मूव करना मुश्किल है, गली की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो भी मूव करना मुश्किल है। इसलिए कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज है तब तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे, तो एरिया के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए रेजिस्टेंस, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर लेंथ बड़ी है तो भी इलेक्ट्रॉनों को मूव करने में दिक्कत आएगी, है ना। कोई भी क्राउडेड गली है, उसमें से अगर हम पास होना चाहते हैं तो गली की चौड़ाई ज़्यादा है तो हम इजीली पास हो जाएंगे, या फिर लंबाई कम है तो भी इजीली पास हो जाएंगे। लंबाई ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, है ना। रेजिस्टेंस इज proportional to length and inversely proportional to area। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं उसको? रो। यहाँ पे रो जो है कहलाता है रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है देखो क्या हो जाएगी, इसकी ओम हो जाएगी। ओम एरिया का मल्टीप्लाई किया मीटर स्क्वायर, लेंथ का डिवाइड किया मीटर, तो ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। और रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें, लेंथ एक ले लें, एरिया एक ले लें, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी। तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये बात समझ में, ये रेजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। और आज के लिए इतना ही लेते हैं, यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे।